बिहार राज्य। बिहार राज्य का समग्रता से हम अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेशन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। यह टॉपिक आपका बिहार राज्य की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो आज के सेशन में हम बिहार का प्राकृतिक विभाजन करने जा रहे हैं। बिहार का प्राकृतिक विभाजन। देखिए, जब हम मानचित्रण की बात करते हैं ना, तो दो तरीके का मानचित्रण होता है। एक होता है बिहार का राजनीतिक मानचित्रण। तो राजनीतिक मानचित्रण हमने किया था, आप सभी को पता होगा। मैंने राजनीतिक मानचित्रण यानी कि बिहार में कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, ये सब हमारी चर्चा हो चुकी है। आज के सेशन में हम लोग जो है बिहार के भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक संरचना को समझने वाले हैं बिहार की। ठीक है, तो आपके सामने मानचित्र है बिहार का और इस मानचित्र के अकॉर्डिंग ही मैं चीजों को ड्रॉ करूंगा, बांटने का प्रयास करूंगा। पहले मैं एक बार चीजें लिख देता हूं, ठीक है, फिर बाद में ड्रॉ करना बहुत कठिन नहीं होगा। ये वाला मानचित्र आप देख पा रहे हैं ना, इसमें आसानी से हम चीजों को बनाएंगे। और एक चीज समझिएगा, जब बिहार की ज्योग्राफी की बात हो, जिस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी में हमें प्रॉपर मैपिंग के थ्रू चीजों को करना होता है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि जब आप बिहार का मानचित्रण करें तो उसको मैपिंग के साथ करें। आप उसका मानचित्र बनाएं, है ना, चाहे रफली बना लें, क्योंकि बिहार का मानचित्र बनाना बहुत कठिन नहीं है। आप आसानी से इसको ड्रॉ करना सीख सकते हैं। तो बिहार का मानचित्रण ड्रॉ करें और उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को लेकर के चलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक बार आप सारे के सारे टॉपिक लिख लीजिए, फिर मैं पूरा का पूरा मानचित्र में आपको सारी चीजें सिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, बहुत आसान रहेगा मानचित्र में। पहले एक बार आप लोग रफली आप लोग सीख लीजिए। यदि हम प्राकृतिक तौर पे बिहार को बांटें, प्राकृतिक तौर पर बिहार को बांटें, तो बिहार के प्राकृतिक विभाजन पे हम पाते हैं कि प्राकृतिक और संरचनात्मक दृष्टि से बिहार जो है 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बिहार के 3 भाग हैं। ठीक है, अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो, मानचित्रण में सबसे पहले कराता हूं ताकि आपकी समझ स्टैब्लिश हो सके। हमें जो कुछ भी आगे पढ़ना हो, एक बार मानचित्रण क्लियर है तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पहला हिस्सा इसका है शिवालिक पर्वत श्रेणी या तराई क्षेत्र। शिवालिक पर्वत श्रेणी, ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र। अभी मैं इसको मानचित्र में ड्रॉ करूंगा, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। और इससे मेंस का भी पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। दूसरा जो सेगमेंट है आपका, वो है बिहार का मैदान। बिहार का मैदान प्राकृतिक तौर पे उच्चावच के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा आपका यही है। और तीसरे हिस्से में यदि हम इसको बांट के देखते हैं तो यह है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब आप यहां पे देखिए, ये जो मानचित्र है ना आपका, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आपका 1 नंबर क्षेत्र है। 1 नंबर का मतलब क्या है? बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, शिवालिक पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है ना। पश्चिमी चंपारण जिला आपका जो है ना। अब देखो, आप लोगों ने यदि राजनीतिक मानचित्रण कर रखा है तो आपको पता होगा कि कहां पे कौन सा जिला है, कौन सा मंडल है ना, किस मंडल पे कितने जिले हैं। तो मतलब लोकेशन वाइज कई जगह पे मैं जब जिलों का नाम लूं तो आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को समझिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका है ये शिवालिक, ठीक है, पर्वत श्रेणी। ठीक, बीच वाला हिस्सा ये आपका 2 नंबर हिस्सा है, ये मैदानी क्षेत्र है। सबसे बड़ा हिस्सा ये है। और यहां पे जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला हिस्सा ऊपर का जितना नेपाल के साथ लगा हुआ है, ये पूरा तराई रीजन है ना। ये पूरा का पूरा आपका तराई रीजन है, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश में विशेषता ये होती है कि नदियां जो भाबर प्रदेश से आती हैं ना, वो यहां पर आकर के प्रकट हो जाती हैं और यहां पे जो है नमी युक्त क्षेत्र होता है आपका। ये भी तराई रीजन है आपका, तराई क्षेत्र। ठीक है,
ये आपका बिहार का जो है मैदानी क्षेत्र है, जो दूसरा है बिहार का मैदान क्षेत्र। अभी इसको भी बांटेंगे, अभी इनको सबको मैं बांटूंगा। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं तीसरा, ये दक्षिण का जो आप ये कलर देख पा रहे हैं, कलरफुल एरिया, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो ये आपका तीसरा क्षेत्र है। तीसरे क्षेत्र में ये भी क्षेत्र आता है और ये भी क्षेत्र आता है। अब चलिए एक बार थोड़ा सा इसको और बांटते हैं और विभाजित करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ विभाजित करते हुए चलिएगा ताकि आसानी से चीज़ों को हम लोग डिवाइड कर सकें। अब देखिए इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। जो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी या तराई क्षेत्र है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं रामनगर दून, लेकिन मैं दोनों नाम लिखूंगा। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, निम्न पहाड़ी भाग। हम इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं रामनगर दून, रामनगर दून, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है इसका जो है आपका दूसरा जो सेगमेंट है, इसको हम उत्तर पूर्वी घाटी के नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्वी घाटी, इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम हरदा घाटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हरदा घाटी। और तीसरा जो सेगमेंट है आपका, तीसरा जो हिस्सा है इसी में, ये आपका है सुमेश्वर की श्रेणी, सुमेश्वर की श्रेणी, सुमेश्वर श्रेणी के तौर पे भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। हो सकता है देखो आप सभी जानते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है आप इसको जानते हो, लेकिन मेरा कार्य है मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाऊं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा है बिहार का मैदानी क्षेत्र। बिहार के मैदानी क्षेत्र को भी देखें हम तो यहाँ पर जो है इसके को भी कई भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर गंगा का मैदान और दूसरा है दक्षिणी गंगा का मैदान। इसको मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, उत्तर गंगा का मैदान। अब ये कैसे बनेगा मैं ये भी बता दूंगा आपको। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। तो 2 भागों में इसको बांट के देखेंगे। अच्छा, उत्तरी गंगा का जो मैदान है इसके अंदर भी कई सारे जो है और उप क्षेत्र हैं, उन उप क्षेत्रों को भी बांट देंगे। जैसे कि जो उत्तरी गंगा का मैदान है इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। मैं चारों के चारों सेगमेंट यहां पे लिख देता हूं। ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है तराई एवं उपतराई क्षेत्र, तराई एवं उपतराई क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दूसरा, ये सब चीजें मानचित्र में देखेंगे। दूसरा है आपका बांगर भूमि। बांगर मतलब जो पुराना जलोढ़ है ना, तो बांगर भूमि, बांगर भूमि, पुराना जलोढ़, जलोढ़। फिर इसके बाद है आपका खादर भूमि, नवीन जलोढ़, ठीक है। और जो चौथा आपका है वो है आपका चौर या मन प्रदेश, चौर या मन प्रदेश, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए, जो हमारा ये उत्तर गंगा का मैदान है इसको हम 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तराई या उपतराई क्षेत्र, बांगर भूमि है ना, खादर भूमि, खादर भूमि आपका नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़, ठीक है। चौर या मन प्रदेश, ठीक है। इस रूप में हम इसको देखते हैं। देखो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा सिमी कुमारी जी, पढ़ने का मन नहीं करता है तो इससे भाग नहीं सकते पढ़ाई से, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। मन तो हमारा हमेशा दुष्प्रवृत्तियों की ओर जाता है, आराम की ओर जाता है, रेस्ट की ओर जाता है, लेकिन जीवन में आपका कर्म, आपका धर्म पढ़ाई है, तो आप पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता रखिए, उससे भागिए मत, उससे डरिए मत।
कोई भी चीज जब डराएगी आपको तो उससे मन नहीं लगेगा। पढ़ाई से डरना नहीं, पढ़ाई से प्यार करना है। और जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं ना, तो प्यार करते हैं तो वो चीज फिर हमारे तरफ आकर्षित होती है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए किसी चीज को लेकर के ना मन में ज्यादा डर नहीं बैठाना है। इसलिए डरना नहीं है, मस्त होकर के पढ़ना है, घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूं। दूसरा है आपका यहाँ पे देखो उत्तरी गंगा का मैदान। अब उसी का नीचे का हिस्सा दक्षिणी गंगा का मैदान है आपका। तो दक्षिणी गंगा का मैदान जो है आपका, इसको भी हम लोग डिटेल से एक बार डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। दक्षिणी गंगा के मैदान को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। विभाजन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला है आपका सोन गंगा दोआब, पहला है आपका सोन गंगा दोआब, ठीक है। दूसरा आपका जो है मगध का मैदान है, मगध का मैदान। और तीसरा आपका जो है वो है अंग का मैदान, अंग का मैदान, ठीक है। तो 3 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। इसके बाद आपका आता है दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में जो है ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसमें से एक तो आपका कैमूर का पठार है, ठीक है। इसको जो है कई भागों में बांटते हैं। दक्षिण के पठारी भाग को 4 भागों में विभाजित करते हैं। इसको भी हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? अब देखो इसमें मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा तो आसानी से आप लिख पाओगे, इतना डरने की जरूरत नहीं है इसमें। पहला है आपका कैमूर का पठार, कैमूर का पठार, ठीक है। दूसरा है आपका जो है गया पहाड़ी क्षेत्र, गया पहाड़ी क्षेत्र। तीसरा है आपका राजगीर पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर पहाड़ी क्षेत्र। और लास्ट है आपका नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। सभी को स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, सिंपल है। इनको 4 भागों में विभाजित करके हमने इसको देख लिया, ठीक है। अब देखिए मानचित्र पे यदि हम आते हैं ना, तो मानचित्र आपका एक बार मैं यहां पे गंगा नदी ड्रॉ करूंगा। वीरप्पन यादव जी, बिल्कुल जो कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं चाहता हूं कि उसकी अब आंसर राइटिंग, पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक आपको पढ़ाऊं पहले आराम से उसको पढ़ना है, फिर उस पर आंसर राइट करना है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन भी, जैसे बिहार का हम लोग प्राकृतिक विभाजन देख रहे हैं ना, तो प्राकृतिक विभाजन को जो है आप लोगों को अब इस पे आंसर राइटिंग भी करना है। पहले आराम से इसको तैयार कर लो, आराम से इसको देख लो, और फिर इसके बाद इसको जो है ना अच्छे से आप लोग आंसर राइटिंग करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे एक बार, अब इसको हम लोग ज्योग्राफी पे इसको एक बार इसका मानचित्रण कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये वाला रीजन तो आपको पता ही है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये शिवालिक का पर्वत पादीय क्षेत्र है, और इसी में मैंने इसको 3 भागों में विभाजित किया था। सोमेश्वर श्रेणी, हरदा नदी घाटी और रामनगर दून क्षेत्र, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो आपका है ये तराई क्षेत्र है, नेपाल से लगा हुआ है, ऊपर यहां पे नेपाल है, ठीक है। तराई क्षेत्र है, और यहीं पर यहां पे बांगर भूमि है, बांगर भूमि, ठीक है। तराई क्षेत्र है, बांगर भूमि है, खादर भूमि क्षेत्र है, खादर भूमि क्षेत्र है। यहां से मैं एक नदी ड्रॉ कर रहा हूं जो कि बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है आपकी गंगा नदी, ठीक है। और गंगा नदी यहां से थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में लगता है, फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी का बिहार के मैदानी क्षेत्र में सबसे बड़ा विस्तार है। गंगा की एक और सहायक नदी है जो कि दक्षिण से आती है और आकर के पटना के पास मिल जाती है, यह सोन नदी, ठीक है। तो 2 नदियां हैं, एक तो आपकी गंगा नदी है, बाकी देखो नदियां बहुत सारी है। नदियां मैं अलग से एक आपको पढ़ाऊंगा, और नीचे से ये सोन नदी है,
सोन नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से आती है और ये आपका जो है, ठीक है, तो इसी के नीचे जो यहाँ पे क्षेत्र है आपका, इसको हम बोलते हैं टाल क्षेत्र। दक्षिण में ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं टाल क्षेत्र। इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो जो ये वाला नीचे का क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे दक्षिण का पठारी भाग है, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का विस्तार भी है। छोटा नागपुर का पठार हमारा झारखंड में पड़ता है, पुर का पठार। ठीक है, और ये वाला जो आप कलर देख रहे हैं, ये आपका कैमूर का क्षेत्र है, कैमूर का पठार, का पठार। देखो बेसिक है, बहुत सिंपल तरीके से हम प्राकृतिक तौर पे बांटेंगे, उच्चावच के तौर पे बांटेंगे और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चलिए एक एक करके ना सभी चीजों को समझते हैं। जब एक एक करके हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से इसको कर पाएंगे। अब एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला पॉइंट, और मैं पॉइंटों में जो चीजें आपको बताता जाऊं, आप वो चीजें नोट डाउन करते जाना, वो चीजें आपको लिखते जाना, क्योंकि देखो आपके जो बिहार का मतलब मेंस आंसर राइटिंग है ना, वो मेंस आंसर राइटिंग में हमें शब्दों की सीमा ज्यादा है, और यदि चूंकि शब्दों की सीमा है तो हमें शब्दों की सीमा को उसी के अकॉर्डिंग चीजों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आप डालेंगे प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भू आकृतियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि प्राकृतिक एवं संरचनात्मक दृष्टिकोण से या उच्चावच के दृष्टिकोण से बिहार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, दूसरा आप डालेंगे बिहार का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा आप डालेंगे दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, पहले शुरुआत में ही आप इन तीनों के बारे में बता देंगे, इसके बाद एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र को। ठीक है, तो बताना है कि इसका जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिमी भाग में है। उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले में इसका विस्तार है। तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में आपका जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है आपका। ठीक है, और ये जो है आपका, इसको आपको बताना है कि स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसको तीन उप विभागों में बांटा जाता है। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी क्षेत्र को हम स्थानीय उच्चावच के क्षेत्र में 3 उप विभागों में बांटते हैं। अब ये तीनों उप विभाग मैंने आपको लिखवा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तीनों उप विभाग आपको लिखवा दिए हैं। पहला है रामनगर दून, दूसरा है हरदा घाटी और तीसरा है सुमेश्वर श्रेणी। ठीक है, तो रामनगर दून मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों का पूरा क्रम है। यहाँ पर लगभग जो है 32 किलोमीटर लंबाई और 6 से 8 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो ये जो दक्षिण की श्रेणी है, निम्न पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी श्रेणियां, इसीलिए इसको रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा भाग है वो संतपुर के निकट है, लगभग 240 मीटर है, और यहीं से एक नदी निकलती है, हरदा नदी निकलती है आपकी। ठीक है, तो हरदा घाटी जो आपकी बाद में जाकर के इसी पहाड़ी के नीचे वाला क्षेत्र जो है वो आपका हरदा घाटी क्षेत्र कहा जाता है। तो एक तो आपका यहां से ये निम्न रामनगर दून है, फिर आपका हरदा घाटी क्षेत्र है, और फिर आपकी सुमेश्वर श्रेणी है। ठीक है, सुमेश्वर श्रेणी है। ठीक है, क्लियर स्पष्ट है। और इसी भाग में मतलब सुमेश्वर की ऊंचाई जो है 874 मीटर है। इस श्रेणी की ऊंचाई 874 मीटर है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, ये सबसे हाइट वाला एरिया है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। तो ओवरऑल ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में पहले बस सामान्यता आपको लिख करके इसको 3 भागों में विभाजित कर देना है। फिर इसके बाद आ जाना है बिहार के मैदान के बारे में। आपको बताना है कि बिहार का मैदान टोटल 96.27, बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% हिस्सा आपका बिहार के मैदान का, यानी कि सबसे विशालकाय क्षेत्र है बिहार का। कुल क्षेत्रफल का 96.27% ये आपका विस्तृत है। और ये आपका जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश के मध्य में अवस्थित है। तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। इसमें आप बताएंगे कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है।
तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और इस अकॉर्डिंग हमें इसको चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे, आसानी से जो है आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसके विभाजन को भी आप लिखेंगे, जो मैंने आपका इसमें विभाजन और उपविभाजन करवाया है। पहले तो आप लिखेंगे उत्तर गंगा का मैदान, ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे दक्षिण गंगा का मैदान, और इनका उप विभाजन भी आप साथ साथ में लिखेंगे, तराई प्रदेश को भी लिखेंगे। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, गंगा का जो गंगा नदी का दक्षिणी भाग है, ठीक है, वहां पे सपाट मैदान है, और मैदान में जो है निचली भूमि क्षेत्र भी है जिसको हम टाल क्षेत्र भी कहते हैं। यहां पे मानचित्र में मैंने आपको बताया यहां पे टाल क्षेत्र है, तो ये थोड़ा सा निचली भूमि क्षेत्र का के रूप में जाना जाता है, और ये दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आपका टाल क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, निचली भूमि क्षेत्र है यहां पर, जिसे टाल प्रदेश के तौर पे कहते हैं। और जब वर्षा ऋतु होती है, चूंकि ये निचला भूमि क्षेत्र है, तो यहां पे पानी भर जाता है, जलमग्न रहता है ये पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पे गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में आपका निम्न भूमि क्षेत्र है, जिसको हम टाल प्रदेश के तौर पे भी जानते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे विभाजन करवाया है, उस विभाजन के अकॉर्डिंग ही आपको चीजों को लिखना है। ठीक है, इसके बाद गंगा के मैदानी भाग को आप उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में बांट करके आप बताइए कि कौन कौन सी नदियां आती हैं, है ना। उत्तरी भाग में तराई प्रदेश है, वहां पे गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, बागमती नदी, कई सारी नदियां हैं जो आपकी आती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे कई सारे दोआब हैं, घाघरा गंडक का दोआब है, गंडक कोसी का दोआब है, कोसी महानंदा का दोआब है। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, इन सभी नदियों का दोआबी क्षेत्र है, और ये नदियां मिलकर के उत्तर के गंगा के मैदानी क्षेत्र को बनाती है, उत्तर के मैदान को बनाती है, उत्तर गंगा के मैदान को इस्टेब्लिशमेंट करती हैं। गंगा की जितनी भी सहायक नदी है, गंगा का जो नदी बेसिन है, उसको इस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है यहां पर बताएंगे, कई सारी नदियां हैं, सारी नदियां बताइए, कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, महानंदा है, ये सारी नदियां हैं आपकी। ठीक है, और जो नीचे से नदियां आपकी आती हैं, उन सारी नदियों को भी यहां पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको, जो मैंने विभाजन करवाया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए, यहां पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखिए और इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिएगा, जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। लिखिए, बिहार को भौगोलिक उच्चावच के दृष्टिकोण से, उच्चावच की दृष्टिकोण से कितने भागों एवं उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। सभी लोग ये प्रश्न लिखेंगे। एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए सभी लोग, बिहार को भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक उच्चावच की दृष्टिकोण से, प्राकृतिक संरचना की दृष्टिकोण से कितने भागों, कितने उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है, वो चर्चा कीजिए। अब इसमें सिंपल सा है, बहुत इसमें कुछ नहीं करना, जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन्हीं पॉइंटों को आपको लिखना है। अच्छा, लिखेंगे कितने शब्दों में? आप इसको लिखिए 200 शब्दों में। ठीक है, 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। मान के चलिए कि यही आपका जो है 8 नंबर का क्वेश्चन के तौर पे आप इसको मान लीजिए, तो वही मतलब 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखिएगा, और इसमें मैप जरूर बनाइएगा, मानचित्र जरूर बनाइएगा, मानचित्र जरूर बनाइएगा। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, ये 8 मार्क्स का। ठीक है, अभी 8 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि देखो यदि मैं
आपको 38 नंबर का दूंगा तो फिर उसमें कंटेंट भी अलग तरीके से बहुत एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें जो भी क्वेश्चन तैयार करने हैं ना, बुलेट पॉइंट में चीजों को तैयार करना है। बुलेट पॉइंट में हम चीजों को तैयार करेंगे तो हम आसानी से उनको जो है समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप इतने नंबर पे लिखिएगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा पे पूछा भी नहीं जाना चाहिए, बस आसानी से आप जो है इसको, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं पॉइंट सारे बता ही दिए हैं, अब इसको लिखने का प्रयास आप कीजिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी डाउट? लिखा जा सकता है आराम से। देखो बीपीएससी में जो मेंस का पूरा सेगमेंट है ना, एक बार ध्यान से समझिएगा, मैं मेंस का आपको बता रहा हूं। जो आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, अभी जो पर्टिकुलर पैटर्न है हमारा कुछ इस तरीके का है पैटर्न। 8 अंकों के क्वेश्चन है, 7 अंक के क्वेश्चन है, 38 अंक के क्वेश्चन है और 36 अंक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो 8 अंक वाला क्वेश्चन है लगभग आपको 150 शब्द में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 150 से 200 शब्द आपको बोले हैं, तो थोड़ा इसमें ट्राई करिए कितने शब्द आप लिख पाते हैं। यदि इतना लिख पाते हैं 150 शब्द मतलब तो बहुत अच्छा है, बहुत पर्याप्त है। 7 अंक वाला आपका लगभग 110 शब्द के आसपास, 38 अंक वाला जो है 500 से 550 शब्द मान लीजिए, मैंने कैलकुलेट किया है आमतौर पे। और 36 अंक वाले क्वेश्चन जो है वो 500 शब्द के आसपास आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका बीपीएससी का मेंस का जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो आप हर चीज को लेकर के चलिएगा। मैं आपको अप्रॉक्स अभी चाह रहा हूं कि 200 शब्दों में आप लिखने की प्रयास करिए, 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। और टाइमर लगा लीजिएगा आप लोग, 9 मिनट के टाइमर के साथ लिखिएगा इसको। ठीक है, 9 मिनट के टाइमर के साथ लिखिएगा। तो ये काम मैं आप लोगों को सौंपता हूं, मैं आपको सिर्फ यहां पे पढ़ाऊंगा और आपकी जिम्मेदारी होगी कि जब मैं आपको होमवर्क दूं, टास्क दूं कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है, तो घर पे प्रॉपर थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ जो है आप आंसर राइट करेंगे। टॉपिक फिर क्या होगा, हम ज्यादा कवर कर पाएंगे, ज्यादा चीजें पढ़ पाएंगे। इसके बाद जब आप इसको लिख लीजिएगा तो हमारा बीपीएससी वाला जो ग्रुप है वहां पर आप इसका आंसर भेजिएगा। ठीक है, बीपीएससी का ग्रुप है वहां पर आप भेजिएगा। शशिकांत जी आप जो है 200 शब्दों में लिखिए इसको। 200 शब्दों को अभी हम ट्राई करते हैं, फिर मैं धीरे धीरे शब्द आपके घटाऊंगा, घटा के मतलब 150 शब्द, 150 से 200 शब्द बस उसी पे लेकर आना है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आसानी से आपको इसको लिखना है। अब देखो मेरा आगे का काम जो होगा, मैं अभी ये तो आपके बिहार स्पेशल में टॉपिक जितने भी होंगे सारे टॉपिक में आपको जो है पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन में चाहता हूं कि आप लोग फिर घर पे लिखो। डिसिप्लिन जरूर रखना लिखने का, यही काम हम जीएस में करने वाले हैं। जीएस का जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा जिसको आप लोग फिर लिखेंगे। तो आपको एक खुद से लिखना है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, और फिर उसकी कॉपी आपको ग्रुप में भेजना है। ग्रुप में देखो दो चीजें होंगी, एक तो आप सब लोग जुड़े होंगे तो एक दूसरे की हेल्प करिएगा, साथ ही मैं भी आपको कुछ फीडबैक प्रदान करूंगा आपकी कॉपी को। कुछ कॉपियां मैं लाइव भी चेक करूंगा, जब आपका लाइव सेशन में इसमें भी कॉपियां चेक करूंगा तो वो भी करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग आंसर राइटिंग को मजबूत बनाते हुए चलेंगे और हम सेगमेंट को सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए।